हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 10th का विज्ञान साइंस का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को बताने वाले हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम 2024 फरवरी में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संभावित है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल है जो बच्चों आज के ये मॉडल पेपर में दिए गए हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है बच्चों ये प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। ठीक है, तो इनमें से जो है बच्चों आपका मिट्टी जो है ये लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जल को भी आप लेंस के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं बच्चों, कांच को भी, लेकिन प्लास्टिक को भी, लेकिन मिट्टी को कभी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण होती है बच्चों ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, आप एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि आपके पास अगर टॉर्च होगा बच्चों, तो टॉर्च जब जलाते होगे तो ये जिधर जलाते होगे एकदम सीधा जाता होगा, ऐसा नहीं कि ऐसे 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 ऐसे, ऐसा कुछ नहीं जाता होगा। जब भी प्रकाश का जो टॉर्च का जो किरण है एकदम सीधे जाता होगा। ठीक है, तो इसका प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 120 डिग्री। तो याद रखना बच्चों कि आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी 60 ही डिग्री होगा। ठीक है, इसको याद कैसे करना है ये समझना। ठीक है, देखिए एक क्या होता है बच्चों, एक आपतित किरण होती है, मतलब कि किरण जो है ये इस तरीके से आता है, और एक होता है प्रवर्तित किरण, और बीच में होता है एक अभिलंब। ठीक है, ये प्रकाश के परिवर्तन का नियम को हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक होता है आपतन कोण। देखिए, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये जो कोण है आपका ये आपतन कोण हो गया। ठीक है, और वहीं पे ये साइड वाला जो कोण है बच्चों ये प्रवर्तन कोण। तो याद रखना कि आपतन कोण जितना होता है उतना प्रवर्तन कोण होता है। अगर आपतन कोण 60 है तो प्रवर्तन कोण भी कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अगर आपतन कोण 40 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। इस चीज को आप याद रखना। ये एक थ्योरी भी है कि प्रकाश के परिवर्तन में आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ है, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ा प्रतीत होती है। ठीक है, टेढ़ा प्रतीत होती है तो किस कारण से होती है बच्चों, अपवर्तन के कारण, पवर्तन के कारण, प्रकाश के कारण, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। जो पानी में डूबी हुई जो पेंसिल है बच्चों, देखो आप पानी में डुबा देना पेंसिल या फिर कोई भी पेन वगैरह को, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा नजर आएगा। ठीक है, तो ये इसलिए टेढ़ा नजर आता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 5वां नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, किसी माध्यम कि अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है बच्चों ये साइन आई, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर होता है। इस चीज को आप याद रखना, ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, अगर सवाल ऐसा आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, तो भी आपको याद रखना होगा साइन आई बटा साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी जल्दी से लाइक कर देंगे। क्या है नेक्स्ट सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो याद रखना, निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है ना, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की जो चाल है बच्चों वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने के कारण क्या है। ठीक है, तो ये समंजन क्षमता के कारण होता है बच्चों। किसके कारण, समंजन क्षमता के कारण अपने फोकस दूरी को ये क्या करता है, समायोजित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेत्र के आगे का भाग उभरा भाग रहता है जिसे कहते हैं। तो नेत्र के आगे भाग जो बच्चों इस तरीके से उभरा हुआ भाग रहता है। ठीक है, इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग स्वच्छ मंडल कॉर्निया दोनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेत्र गोलक का लंबा हो जाने के से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो लेंस का गोलक जो है बच्चों जब लंबा हो जाता है ये निकट दृष्टि दोष को वो दिखाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जब नेत्र गोलक आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है, नेत्र गोलक अगर इतना है तो लंबा हो गया, तो ये क्या होगा, इससे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यही गोलक जो है बच्चों नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो उससे दीर्घ दृष्टि दोष होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो अवतल लेंस के द्वारा बच्चों इसमें निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जैसे कि हमने बच्चों चश्मा लगाया है,
ठीक है, हमने चश्मा लगाया है और ये हम जो हमारा क्या है कि दूर की वस्तुओं साफ क्लियर नहीं दिखाई देती, तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष में आ गया। किस में आ गया? निकट दृष्टि दोष में। और हम जो चश्मे का उपयोग कर रहे हैं वो आपका अवतल लेंस का है। क्लियर है? अगर आपको याद नहीं रखेंगे तो इस चीज को याद रखना कि सर को क्या है, अवतल लेंस लगा हुआ और उनको क्या है, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जो दूर की वस्तुएं साफ क्लियर नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो कम से कम मुझे सोचकर याद कर लेना है ना। चलो आगे देख बाबू, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों, ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो 2 क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों प्रतिरोधक को, एक श्रेणी क्रम में, एक पार्श्व क्रम में। तो यहाँ पे आपका पार्श्व क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो पार्श्व क्रम में कैसे जुड़ता है पता है आपको? इसका एक फॉर्मूला होता है 1/r। ठीक है, उसके बराबर होता है 1/r1, है ना, प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बैठा दो यहाँ पे 1/r1 कितना है? r1 2 है ना, तो लिख देंगे 2 प्लस 1/r2, r2 कितना है 3 और 1/r3 कितना है? तो 6। ठीक है, अब सब का क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। 6 3 2 का, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 6। आप निकाल करके चेक कर लेना। 2 को कितना बार पढ़ेंगे? 6 आएगा तो 3 बार, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 को कितना बार? 2 बार, है ना, और 6 को 1 बार। तो अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6, 6/6 यानी कि 1। मतलब कि इसका जो पार्श्व क्रम में जोड़ने पर इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो। ठीक है, अब आप लोग को एक सवाल हम देते हैं होमवर्क के तौर पे। ठीक है, क्या देते हैं होमवर्क के तौर पे कि अगर इसी को इतना जो प्रतिरोध है इसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? चलिए देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो फ्यूज को बच्चों ये श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूज अगर पार्श्व क्रम में होता है तो फ्यूज कटता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता घर में। लेकिन फ्यूज जो होता है बच्चों, जो घर में आपका फ्यूज लगा रहता है वो श्रेणी क्रम में होता है कि अगर फ्यूज कटता है तो आपका पूरा लाइट बंद हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम में का है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है अभिक्रिया 2NO + C और 2N और CO, है ना, तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो 14 नंबर में अगर हम लोग देखें बच्चों तो इसमें C का उपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ C जो है अकेले है। ठीक है, C क्या है? अकेले है। ठीक है, और उसके बाद जब इसका अभिक्रिया हो रहा है तो यहाँ पे C के साथ O जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है बच्चों। और ऑक्सीजन की वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। तो C का यहाँ क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बूझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम को जल से मिला देते हैं बच्चों तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यही है बूझा हुआ चूना का सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा CA। ठीक है, सूत्र आप लोग याद रखना। ठीक है, जितना भी है ना, बेकिंग पाउडर हो गया, ये भी, और जिप्सम वगैरह सब का सूत्र याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। निम्न में कौन संरक्षण का उदाहरण है? तो संक्षारण, यहाँ पे हम संरक्षण बोल रहे हैं। तो संक्षारण का उदाहरण है। तो संक्षारण का मतलब होता है बच्चों जंग लगना। तो लोहे की वस्तुओं पे जंग लगना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण का चांदी काला हो जाना, बिल्कुल ये भी संक्षारण का उदाहरण है। तांबे की वस्तुओं का हरा हो जाना, ये भी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब चांदी में जो जंग लगता है बच्चों वो काला कलर का हो जाता है, तांबा में जो जंग लगता है बच्चों वो हरा कलर का हो जाता है। संक्षारण का मतलब है बच्चों की उस पर एक पतली परत जम जाना। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि लोहे की वस्तुओं पे भी खाली जगह पे छोड़ देने पे पतली परत जम जाता है, उस पर जंग लग जाता है। चांदी पे भी हो जाता है। तांबा पे आप देखे होंगे पुराना किसी घर पैसा उसा होगा तो उसमें हरा कलर का हो जा रहा होगा, है ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का उदाहरण है। ठीक है, तो गंधीय, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, रंधीय लिखा गया है, गंधीय होगा। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा वैनिला भी हो जाएगा, लौंग का तेल भी हो जाएगा, प्याज भी होगा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। सोडियम लवण का परिवार है। ठीक है, सोडियम लवण का परिवार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NaCl। ठीक है, ये नमक का सूत्र है, और NaSO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो ये दोनों जो है बच्चों ये सोडियम लवण का परिवार है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बताओ इसमें से कौन गलती है बाबू, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये गलत नहीं है। ठीक है, इमली में साइट्रिक अम्ल पाया, अरे ये तो भाई गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? क्योंकि इमली में तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इमली में? टार्टिक अम्ल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है वो सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? वो तो संतरा में, नींबू में पाया जाता है। तो ये साफ साफ गलत है बच्चों। इसका मतलब कि ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो, बाकी आप और भी देख सकते हैं। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, हाँ बिल्कुल सही है। अम्लीय वर्षा पीएच मान 5 से 6 कम होता है, ये भी पता है आप लोगों को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या है, एंटासीड जो है का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है बच्चों? यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो एंटासीड का उदाहरण है बच्चों इसमें से आपका ये ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। ठीक है, बेकिंग सोडा भी और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी। मतलब कि जब अम्ल की मात्रा आपके पेट में अगर ज़्यादा हो जाता है बच्चों, तो वहाँ पे बेकिंग सोडा का उपयोग किया जा सकता है, खाने वाला सोडा का, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा, छारी बनाने के लिए, ना। आगे देखते हैं, कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है? तो कौन सा धातु जो है ये उष्मा का कुचालक है, मतलब उष्मा आर पार नहीं होता है। तो लेड, पीबी। ठीक है, लेड मतलब पीबी, और मरकरी है ना, Hg। ठीक है, ये दोनों जो है बच्चों, ये दोनों है उष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इनमें से बताना है कौन सा गलत कथन है। ठीक है, आयोडीन चमकीला धातु है, बिल्कुल सही है। हीरक सबसे कठोर धातु है, ये भी सही है। और गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, ये भी सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है बच्चों ये विद्युत का सुचालक होता है। कैसे होता है आप लोगों को पता है? ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पेंसिल के अंदर, जो काला कलर का, ब्लैक कलर का कार्बन टाइप से होता है ना, वो आपका ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। मतलब कि उसका अगर पेंसिल है बच्चों, पेंसिल के अगर एक नोक से दूसरे नोक में अगर हम टच करते हैं तो करंट पार हो जाएगा। तो कभी भी आप लोग गलती मत करना कि पेंसिल को जाके बोर्ड वाले प्लग में मत घुसा देना, उससे करंट आता है बाबू। ठीक है, वो आधातु है, फिर भी वो क्या है? सुचालक है। तो ये गलत है। ठीक है, ये कथन क्या है? गलत है। ये ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, यहाँ पे कुचालक कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है ना बच्चों, आपका पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम, के। ठीक है, पोटेशियम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो लेड, कॉपर, सिल्वर, उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तीनों जो है ना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है बच्चों ये मरकरी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? ठीक है, तो ऑक्सीकारक, क्षारीय पोटेशियम परमानेंट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सी नंबर। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है आप लोगों का क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। वृक्क का संबंध, किडनी का संबंध किस तंत्र से बच्चों? तो ये उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अब 2 और सवाल बच गए हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए 29 नंबर जो सवाल है बच्चों आप लोगों का, ये आप लोगों को हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, ये 2 सवाल। ठीक है, ये 2 सवाल जो है आप लोगों को हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है, चलो फटाक से इसका आप लोग कमेंट करके उत्तर बताना। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के से होता है? ठीक है, विखंडन, मुकुलन, लैंगिक या फिर सभी। ठीक है, तो हाइड्रा में जो प्रजनन है ये किस विधि से होता है ये आपको बताना है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में, कोशिका के केंद्रक में या इनमें से सभी। ठीक है, तो ये 2 सवाल जो है आप लोगों के लिए कमेंट के लिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 29 और इसका नंबर है 30। ठीक है, दोनों का उत्तर सबसे मिलना चाहिए अगर तैयारी आप बेहतर तरीके से करना चाहते हो तो। ठीक है, कंजूसी नहीं करना है कमेंट करने में। तो आप लोग ये दोनों सवाल का आप लोग उत्तर करके बताना है, चाहे आप जहां से भी सर्च करके बताओ, गूगल से सर्च करो, चाहे टीचर से पूछो, कहीं से भी, लेकिन चाहे बुक से ढूंढो। ठीक है, लेकिन आपको आंसर दोनों को करके बताना है। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का 30 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे और चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा लेना, ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का साइंस का, है ना, विज्ञान का 5वां वीडियो।
ठीक है, ये था आप लोगों का विज्ञान का 5वां वीडियो। ठीक है, इससे पहले और 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसे जरूर देख लेना। मेरा जो मेन मोटिव है बच्चों 2024 फाइनल एग्जाम 2024 का तैयारी करना। तो आप लोग को हम जितने मॉडल पेपर आपको करवा रहे हैं सारे मॉडल पेपर को आपको देख करके जाना एग्जाम में। ठीक है, तो अभी तक 4 वीडियो और अपलोड हो चुकी हैं, उसका एक प्लेलिस्ट बना दी है अलग सा, सेपरेट सा प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट को जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उस अगर वहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर वहाँ से आपको नहीं मिलेगा तो उसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट पर जब आप प्लेलिस्ट वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट बहुत सारे वीडियो वहाँ पे आ जाएंगे, आपको सभी वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।